नमस्ते दर्शकों, अक्षय धारा की आज की कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सुनीता पाहूजा, भारतीय उच्चायोग मॉरिशस में द्वितीय सचिव हिंदी एवं संस्कृति के पद पर आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ। इसलिए क्योंकि मॉरिशस में जो भविष्य निर्माण है, कह सकते हैं, उनकी बहुत ही खासी उनकी भूमिका है उसमें, क्योंकि व्यक्ति जब पढ़ता लिखता है तो उसका व्यक्तित्व अलग ही तरह से विकसित होता है, और जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं। तो शिक्षा में बहुत हद तक अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे साथ हैं आज श्री निरंजन बिगन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। स्टूडियो में। मैं बताती चलूँ दर्शकों आपको कि आपने 13 वर्ष तक तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाया, और फिर आपने शिक्षक के पद पर रहे आप माध्यमिक स्तर पे भी, और फिर आप डेप्यूटी रेक्टर और रेक्टर भी कई सालों तक रहे। उसके बाद जब मेरी मुलाकात हुई मॉरिशस में आपसे, तब आप शिक्षा मंत्रालय में प्रशासक के पद पर थे, और उसके बाद आप उपनिदेशक बने, और आजकल आप कार्यकारी निदेशक भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही दायित्व है आपके ऊपर कि किस तरह आप बच्चों के लिए रास्ता बनाएं, किस तरह शिक्षा प्रणाली को अपना मार्गदर्शन दें, और हम बहुत ही अच्छे से मॉरिशस का भविष्य निर्माण कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को जो मॉरिशस में शिक्षा प्रणाली है उसकी कुछ मूलभूत बातें हमारे साथ साझा करें। देखिएगा, सबसे पहले जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह छात्रों पर केंद्रित है। प्रयास यह है कि मॉरिशस का एक भी छात्र पीछे न छूटे। बहुत इस हिसाब से, इस दृष्टि से हर एक छात्र को हम शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संलग्न करके, और उनकी जो मांगें हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, और उनके साथ साथ उनके अभिभावक माता पिता की जो भी अपेक्षाएं हैं, उन सब पर खरे उतरने के लिए शिक्षा मंत्रालय हर प्रकार से प्रयत्नशील है। बहुत खूब। और आप शिक्षा मंत्रालय में तो शिक्षा को देखते ही हैं, भाषाओं को देखते हैं। मैं समझती हूँ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की भी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और आप एक कह सकते हैं कि फोकल पॉइंट हैं इन सब के शिक्षण को लेकर। और हिंदी स्पीकिंग यूनियन, संस्कृत स्पीकिंग यूनियन और अनेक ऐसे बोर्ड्स हैं, कमिटीज़ हैं जिनके बोर्ड के सदस्य आप हैं, और आपसे अक्सर मुलाकात होती है हमारी विश्व हिंदी सचिवालय में भी, और मंचों से भी मैंने आपको देखा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो तो उसमें आप सिद्धहस्त हैं ही, लेकिन बहुत आपके धन्यवाद। बोलने में भी हमें लगता है कि यदि हम आपको बोलते हुए सुने और एक बार को आंख बंद कर लें तो हमें लगता नहीं कि कोई विदेशी व्यक्ति हिंदी बोल रहा है। ठीक। तो तो हाँ, अभी आपने सही बताया कि मॉरिशस में, जिसे हम सामान्य रूप से इवनिंग स्कूल्स कहते हैं, जी जी। चाहे वो हिंदी की पढ़ाई हो या किसी भी भारतीय या पूर्वी भाषा की पढ़ाई हो, उन सब के लिए जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, अभी के लिए मंत्रालय के स्तर पर मैं हूँ, और इन सब के संचालन में मैं सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। जी जी। तो उसमें हिंदी और भारतीय भाषाएं जो हैं, मैं समझती हूँ मुख्यतः हिंदी तो प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाई जाती है। हाँ, हिंदी प्राथमिक स्तर से तो पढ़ाई ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ प्राथमिक स्तर, ये नियमित रूप से प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर तक, ये धारा है, जी जी। मुख्य धारा है। जी लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी बैठकाओं में जी। हिंदी के प्रचार प्रसार, और हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में भी बहुत कार्य हो रहे हैं। तो ये बैठकाओं में जो कक्षाएं हैं, जितना मुझे समझ आया अपने कार्यकाल में, कि इनकी कक्षाएं या तो सायंकालीन कक्षाएं होती हैं या फिर रविवार शनिवार शनिवार और रविवार को होती हैं। हाँ, या तो वो जैसे आपने कहा सायंकालीन पाठशालाएं होती हैं, या सप्ताहांत शनिवार या रविवार में ये कक्षाएं लगती हैं। जी जी। और इनके लिए भी एक विशेष प्रणाली है, विशेष व्यवस्था है। जी मतलब हमारे जो अध्यापक गण हैं किसी भी भाषा के लिए, वे पहले पंजीकृत होते हैं, जी। रजिस्टर्ड होते हैं। और इसके लिए एक नियम होता है हर एक जोन में, जो 4 जोन्स हैं मंत्रालय के स्तर पर, तो
तो वहाँ पर वे लोग अपने अपने निर्धारित जोन में वे पंजीकृत होते हैं। फिर उनको उनकी देख रेख के लिए कार्य कैसे चल रहा है, पेडागोजी को लेकर, शिक्षण विधि को लेकर, सामान्य कक्षा संचालन को लेकर, इसके लिए विजिटिंग ऑफिसर्स जिसको कहते हैं, निरीक्षक के रूप में ये लोग भी नियुक्त हैं, जो समय समय पर जा करके इन संस्थाओं में देख रेख करते हैं कि कैसे सुचारू रूप से कार्य हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो कहीं पर अगर कुछ कमियां हैं तो वे लोग अपना सुझाव देते हैं, जिससे कि अंततः हमारे छात्र अधिक से अधिक तरीके से वे लोग लाभान्वित हो सकें। जी जी, और मैं देखती हूँ कि सरकार काफ़ी सजग है बैठकाओं में हिंदी को लेकर, या अन्य भारतीय भाषाएं भी वहाँ सिखाई जाती हैं। मैंने 1-2 बैठकाओं का दौरा भी 2 माह पूर्व किया था हिंदी प्रचारणी सभा की। वहाँ पर संस्कृत के श्लोक सिखाए जा रहे थे, और मैं वहाँ जो कक्षा की शुरुआत है वो हनुमान चालीसा से होती है। तो बड़ा ही सुंदर सा वातावरण था कि आप गए, बच्चे कक्षा में आए और पूरी जो हनुमान चालीसाएं गाकर पढ़ रहे हैं। ऐसे 2-3 बैठकों में हम गए। तो मैं समझती हूँ इस तरह भाषा के साथ साथ जो संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और जैसा कि मैंने कहा, मंत्रालय हमेशा सजग रहता है। गत वर्ष भी इसमें कुछ इजाफा किया गया था जो भत्ते शिक्षकों को देखिएगा, गत बार जब बजट का ऐलान किया गया था तो हर एक अध्यापक, चाहे किसी भी भाषा, पूर्वीय भाषा को लेकर के, हर एक को 1000 रुपये, अतिरिक्त 1000 रुपये की जो राशि है ये उन लोगों के लिए निर्धारित की गई थी यह राशि। और आज अभी हाल की बात है जिस बजट की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें जो अनुपात है, संख्या जिसको रेशियो कहते हैं, तो उसको घटा करके जो 1 से 25 तक था, एक अध्यापक पीछे 25 छात्रों का होना अनिवार्य है, अब उसको 10 तक ला दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रांत में मान लीजिए 5-10 छात्र हैं, वे पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, अर्जित करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, न केवल भाषा के साथ संस्कृति, मूल्य, सब कुछ साथ में आ जाता है, तो हम उन 10-15 छात्रों को हम वंचित नहीं करना चाहते हैं। और ये शिक्षा प्रणाली की जो नीति है, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी पीछे छूटे ना, तो इस हिसाब से, इस दृष्टि से इसको घटाकर सभी लोगों को भारतीय भाषाएं सीखने का अवसर दिया जा रहा है। ये प्रयास है इसके पीछे, इस नीति के पीछे। बहुत ही प्रशंसनीय कदम कहूँगी इसे, क्योंकि यदि वो 10 बच्चे वंचित रह जाते तो उनकी वजह से जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ये बहुत ही सचमुच अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी पढ़ने में आए, और इसी तरह शिक्षक भी आएंगे, किसी न किसी को रोज़गार भी मिलेगा। और मैं समझती हूँ स्कूल के बाद जो महात्मा गांधी संस्थान है, वहाँ पर BA और MA की पढ़ाई होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के माध्यम से बच्चे वहाँ पर PhD भी करते हैं। तो इतना सब यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, मैं समझती हूँ। लेकिन शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व के विकास में एक अंश मात्र है, और सर्वांगीण विकास के लिए मैं समझती हूँ आपके माध्यम से और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, जैसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें तो। देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय में मेरा और एक दायित्व है, मैं जिसे कहते हैं ना फोकल पर्सन ना, जितने भी को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं ना, उन सब का जिम्मा मुझ पर है। और हमारे छात्रों, केवल हिंदी ही नहीं, जैसे हमने भारतीय उच्चायोग के साथ मिलकर काफ़ी अभी हाल में गतिविधियों का आयोजन किया, फिर अन्य दूतावासों के साथ मिलकर के, अन्य हाई कमीशंस के साथ मिलकर के हमने कई प्रकार की गतिविधियां चलाई। इसके साथ साथ में जो कई मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के साथ मिल करके, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जैसे WHS आपने अभी बात की, कई संस्थाओं के साथ मिल करके हमने बच्चों के हित के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, न केवल पुस्तकीय ज्ञान के लिए, पुस्तक से बाहर अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जिससे कि उनमें जो प्रतिभा है, उनमें जो कौशल हैं, उन सब को हम अधिकतम विधि से हम उभारें और उनको विकसित करें, और उनको खुद को उनको पता करवाएं कि देखिए आप में ये खूबियां हैं, ये प्रतिभाएं हैं, आप पहचानिए, और कौन जाने
इन्हीं के प्रताप से ये आगे चल करके महान लेखक, महान नाटककार, साहित्य की दिशा में या किसी प्रकार से वे लोग अपने आप को स्थापित कर जी पाएंगे। जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबें हमें परीक्षा तो पास करा देती हैं, लेकिन जीवन जब परीक्षा लेती है ज़िंदगी, तो उसके लिए जो हमें अपना व्यक्तित्व है उसको बहुत सुदृढ़ बनाना होता है। और एकदम मुझे आपकी बात से याद आ रहा है कि जब कोविड का समय था और हम प्रतियोगिताएं करने चाह रहे थे, तो आपके मंत्रालय के माध्यम से ही, आपकी मंत्रालय के सहयोग से कहूँगी कि हम ऑनलाइन हमने बच्चों से वीडियोस हाँ, मंगाए और उनके कहानी, कविता वगैरह प्रस्तुत करके उन्हें मतलब मौका भी दिया, एक घर बैठे वो लोग कुछ कर पाए और फिर उन्हें पुरस्कृत भी किया। तो हम इसके लिए भी आपके आभारी हैं कि हमेशा आपका सहयोग बना रहता है हमारे साथ। जी। ये तो केवल जब आपके पास एक वीडियो आया तब जी, आपने देखा कि इन बच्चों में ये गुण हैं, ये जी, प्रतिभाएं हैं। जी, लेकिन इससे और थोड़ा सा हटकर आप जाएंगे, सोचिएगा घर पर जी। बच्चे ने अभ्यास किया होगा, बिल्कुल, माता बिल्कुल। पिता ने रिकॉर्डिंग में सहायता दी होगी, तो ओके। पूरा परिवार जुट जुट करके गया। तब जाकर के अंततः जो परिणाम के रूप में आपको ये वीडियो बिल्कुल, सौंपा बिल्कुल। गया ये रहा। लेकिन इसमें इस बहाने पूरा परिवार इस हिंदीमय वातावरण जी, में जी। संलग्न हुआ, तब जाकर के ऐसा और संभव हो अध्यापकों पाया। की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा एकदम सकता, नहीं, बिल्कुल उनका एकदम भी वो रहता है। और अभी इसी के चलते मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को भी कि आपसे सूची प्राप्त करके हमने 3 हिंदी के जो जिन्होंने A+ हासिल किया HSC में, ऐसे 3 छात्रों को मौका मिला। भारत सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया, ICCR ने, और वो 10 दिन के लिए भारत में रहे, 3-4 जगह घूमे भी और बहुत सी हिंदी से संबंधित गतिविधियां देखी उन्होंने। दैनिक जागरण के समाचार पत्र के कार्यालय में वो जा सके, वर्धा गए, नागपुर गए, केंद्रीय हिंदी संस्थान में उनका जाना हुआ। तो मैं समझती हूँ कि अगर हिंदी में कोई A+ लाता है या अच्छी अपनी प्रस्तुति देता है, उसके साथ जुड़ता है और अच्छा परिणाम लाता है, तो बहुत से रास्ते खुले हैं। और अगर एकदम भारत जाने एकदम को मिल जाए तो मैं सोने में समझती हूँ कि सुहागा। सोने में सुहागा होगा। तो ठीक। ये भी हम आगे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और उसे, जिसे कहते हैं ना, पैशन के साथ, सिर्फ एक खाली टिक मार्क के लिए नहीं कि हाँ ये एक सब्जेक्ट है और हमें पढ़ना है, एक विषय के तौर पर नहीं, लेकिन अपना दिल लगाकर उसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। और हम देखते हैं कि आपकी जो काबिलियत है इन सब कामों को करने में और हमें सहयोग देने में, शायद उसी को देखते हुए, शायद हटा देती हूँ उसी को देखते हुए आपके शिक्षा मंत्रालय ने आपका चयन किया होगा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी में। मैं समझती हूँ 11वां हिंदी विश्व हाँ, हिंदी मॉरिशस। सम्मेलन तो मॉरिशस में हुआ था, उसमें भी आपकी बहुत ही सक्रिय भूमिका थी। और 12वें में फिजी में जाकर उसमें अपनी शिरकत करना, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही आप बधाई के भी पात्र हैं। बहुत थोड़े से धन्यवाद। अपने अनुभव साझा करें। देखिएगा, मैं शुरू करूंगा 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर। और मुझे मंत्रालय ने यह कार्यभार सौंपा था कि मैं जो कई ऐसे कर्मचारी थे जो अहिंदी भाषी थे, जी। अब उन लोगों का प्रशिक्षण और उन लोगों की तैयारी, जैसे एक पुस्तिका तैयार करना, जो सामान्य बातें हैं हिंदी में कैसे कहना है, अवगत के लिए, स्वागत के लिए, अगर उनको कोई जानकारी चाहिए, तो इन सब की तैयारी बखूबी चली। बिल्कुल। और मैं तो यहाँ भी कहूँगा, मुझे आज भी स्मरण है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब आई थी तो मंत्री, मतलब जो हमारी जो शिक्षा मंत्री थी, और उनके बीच में मैं मध्यस्थता कड़ी का कार्य कर रहा था, मैं कड़ी थे कड़ी आप। बनकर। जी। तो बाद में उन्होंने कहा, भैया जी आप किस प्रांत के हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं मॉरिशस का ही हूँ। मॉरिशस। तो जिस तरह से आपने कहा कि लोग सोचेंगे शायद देखिए, मैं भारत से से आया हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं यहीं का इससे हूँ। बड़ी प्रशंसा क्या हो सकती है। ठीक है। और लगे हाथ वहाँ पर जब हम गए फिजी में, तो वहाँ का भी अनुभव एकदम सुखद रहा। बहुत सारे लोगों के उत्तम विचार जी। सामने आए और काफ़ी विचारों को पर आगे कदम उठाने के लिए जी। कटिबद्ध हुए। संभवतः इन सभी गतिविधियों, इन सभी कदमों के प्रताप से हिंदी का और आगे विकास और प्रचार प्रसार हो पाए। जी, बहुत ज़रूरी है कि हम जो विचार करें, मंथन करें, उसका क्रियान्वयन भी करें। एकदम जब एकदम चीज़ें कार्यान्वित होती हैं तो फिर ज़रूर कहीं न कहीं हम और आगे बढ़ते हैं, एकदम हमारे सही आपने कदम। बताया। और मुझे याद आ रहा है फिजी में हम गए थे, एक स्कूल का हमने दौरा किया था, जहाँ अपने दर्शकों को बताएं कि पूरे स्कूल में 1100-1200 छात्र थे और एक छात्रा हिंदी पढ़ रही थी।
और उन्हें हमने मौका दिया कि वो भी सम्मेलन में आए और सही। शिरकत करें। वो एक ही लड़की और हमने कहा, हमने ऐसी व्यवस्था की कि वो अगले दिन वह सम्मेलन में शामिल हो सके। हाँ प्रस्तुत हो सके और उनको बहुत अच्छा लगा और संभवतः कौन जाने इसी प्रेरणा के आधार पर वो आगे और कुछ कर जाए हिंदी के नाम। तो हम जो भी कर सकें, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे पाएं। और जानना चाहेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से कैसे हिंदी से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में आपने क्या क्या कार्य किए हैं। अच्छा, बताएं ताकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो और प्रेरित हों आपसे। अगर मैं कहूँ, इसमें कोई अतिशय ना होगा अगर मैं कहूँ कि मैं हिंदी की उपज हूँ। बचपन से मैं हिंदीमय वातावरण में पला। यद्यपि घर पर मेरे माताजी पिताजी थे, वे हिंदी बोलते नहीं थे। वे भोजपुरी में बात करते थे। लेकिन बैठकाओं का संलग्न मुझे प्राप्त हुआ, उसका सानिध्य प्राप्त हुआ। स्कूलों में, प्राथमिक स्कूल में अध्यापक, हिंदी अध्यापक और अध्यापिकाएं मुझे योग्य ऐसे मिले जो जिनके पथ प्रदर्शन में ना उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं इसी दिशा में बढ़ते गया। और ये मेरी पता नहीं मेरी निष्ठा रही कि जब भी मैंने हिंदी की परीक्षा दी तो हमेशा मैं अव्वल आया। बधाई। जब उस समय जब मैंने एससी की परीक्षा दी तो लिटरेचर इन हिंदी और हिंदुइज्म में प्रथम आया। एचएससी की परीक्षा में हिंदी में मैं पहला। जब बीए किया तो मोहनलाल मोहित फाउंडेशन अवार्ड जो था उसका प्रथम विजेता मैं रहा। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो छात्र हैं ना, अगर आप हिंदी का अध्ययन करें तो जम कर करें ना, तब जा करके आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ प्राप्त किया। केवल हम जैसे आपने कहा प्रमाण पत्र के लिए हम हिंदी का अध्ययन करें तो उससे कुछ होगा लाभ, लेकिन पूर्ण रूप से वो लाभ नहीं होगा। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे बैठका से निकलकर कॉलेज में जब जाते हैं हिंदी पढ़ने के लिए, उनके पास जो पूर्वानुभव है, उनके पास जो पृष्ठभूमि होती है वो अलग है। मान लीजिए एससी के बाद एचएससी में जब छात्र हिंदी विषय मेन लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि तुलसीदास कौन थे, किस युग के थे, हमारे कितने युग हैं, छायावाद किसे कहते हैं। तो ये सारी बातें वे अब सीख रहे हैं। जबकि नियमित रूप से जब प्रवेशिका, परिचय, प्रथमादि की पढ़ाई होती है तो इन सब के बारे में वो बहुत पहले से सीख लेते हैं। और वहाँ पर कॉलेज में जब सीखते हैं तो उनके लिए जो अध्ययन करना हिंदी विषय का वह अधिक सुगम हो जाता है। और हम अक्सर देखते हैं ऐसे ही छात्र बढ़िया से बढ़िया अंक कमाते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं सोचती आपने कहा प्रमाण पत्र से भी कुछ होता है, तो वो ऐसा है जैसे आपने अगर टिक मार्किंग के लिए किया तो आपके कदम आगे बढ़ते हैं और अगर दिल से किया तो आपको पंख मिल जाते हैं और एकदम उड़ान भरते हैं। फिर स्काई इज द लिमिट वाली बात हो जाती है। तो और आपके जो आपने क्या क्या रचनाएं की हैं थोड़ा तो कभी कभी जब समय मिलता है तो थोड़ा बहुत हम कलम भी चला लेते हैं। इसलिए सामने में मेरे ख्याल से एक वसंत, उस समय वसंत महात्मा गांधी संस्थान की पत्रिका प्रकाशन है। तो उस समय ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये है 2015 का। इसमें क्योंकि मैंने अपना शोध कार्य किया था एमए के लिए, अभिमन्यु अनंत के उपन्यासों में युवा समस्याएं। तो उन समस्या उसी में से एक उदाहरण, एक शोध पत्र मैंने तैयार करके यहाँ पर इस रूप में मैंने ये प्रस्तुत किया था। तो शीर्षक है अभिमन्यु अनंत के उपन्यासों में चित्रित युवा समस्याएं। और मैं समझता हूँ कि यह एकदम सटीक है, प्रासंगिक है, समसामयिक है। क्योंकि मैं शिक्षा से भी जुड़ा हूँ, हम देखते भी हैं स्कूलों में, समाज में, पास पड़ोस में कितनी प्रकार की जो विसंगतियां हैं, उनको बहकाने के लिए ना, उनको फिसलाने के लिए कितने आकर्षक, मैं बोल रहा हूँ कितने आकर्षक रास्ते खुल रहे हैं। अगर उनके पास सही संस्कार, उचित मार्गदर्शन न रहे, अगर वे सचेत न रहेंगे
तब वे अंतर नहीं कर पाएंगे और देखते देखते वे फिसल जाएंगे। और ऐसी स्थिति में न केवल हमारे युवकों की क्षति होती है, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, और अंततः सभी लोग उत्पीड़ित होते हैं। और इसी तरह से मेरे ख्याल से ये और एक प्रति आज सुबह मैंने देखी, ये दो प्रति हैं 2007। इसमें मैंने एक कविता मैंने दी थी प्रकाशित होने के लिए, प्रहरी न रहा, जहाँ पर मैंने मुड़िया पहाड़ को लेकर ना उस जो सिर हैं ना, तो यहाँ पर मैंने चित्रित किया कि किस तरह से प्रदूषण आदि परिस्थितियों को लेकर के, वेदरिंग को लेकर हो सकता है। मैं आशावादी हूँ, लेकिन हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि वो ना रहे। तो ऐसी स्थिति में इस पर मैंने कल्पना करके मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी भी आपसे मिली। और मैं समझती हूँ ये जो भाषाएं हैं मॉरिशस में, जैसे हमने बात की, हिंदी तो है ही, उसके अलावा महात्मा गांधी संस्थान भी और अन्य यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक जो संगठन है वो हिंदी के अलावा संस्कृत स्पीकिंग यूनियन है हमारे पास, उर्दू स्पीकिंग यूनियन है, अराबिक स्पीकिंग यूनियन है, और कितने सारे संगठन, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी, ये सब भाषाएं भी संगठन भी इनके लिए बहुत काम करते हैं जो हैं मॉरिशस में। मैं समझती हूँ वो स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं। और उसके अलावा महात्मा गांधी संस्थान में तो इनके विभाग ही हैं, न केवल भाषाओं के बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो नृत्य, कला, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनके भी विभाग हैं। रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान है, वहाँ पर फिल्म डिवीज़न हो या मूर्ति कला हो और अन्य तरह से उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को। तो मैं समझती हूँ ये जो भाषा और संस्कृति का जो सानिध्य, जो निकटता है दोनों देशों की, वो ज़रूर ही जो गर्भनाल का रिश्ता तो हम कहते ही हैं, मैं समझती हूँ हृदय से हृदय का रिश्ता जो है और भी जुड़ जाता है। जो हमारी भावनाएं एक दूसरे की तरफ बहती हैं उसमें भाषा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो हम आशा करेंगे कि आपकी सक्रियता और बनी रहे और भारत और मॉरिशस के रिश्ते और अधिक सुदृढ़ हों और ज़्यादा यहाँ से बच्चे हिंदी पढ़ें, अन्य भाषाएं पढ़ें और भारत जा सकें और भारत के लोग मॉरिशस आएँ और इसकी सुंदरता का आनंद उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको आभार, आपने कुछ विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार, बहुत धन्यवाद। MBC की तकनीकी टीम का हम धन्यवाद करते हैं जिनका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहता है। नमस्ते दर्शकों, फिर मिलेंगे।